नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का एक व्याली कबेर इलाका है। 6 कोर्स पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान होता है। दरअसल 3 मंजिला मकान एक ही कमरा होता है, उसमें एक कमरा होता है। उस कमरे में लगातार दुर्गंध आ रही थी और पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सोचते कि दुर्गंध कहाँ से आती है और वे परेशान होकर मकान मालिक को फोन करके कहते हैं कि आप यहाँ पे आते क्यों नहीं है, यहाँ पे आकर देखते क्यों नहीं है कि यहाँ पे भाई दुर्गंध क्यों आ रही है। हम यहाँ पे रह नहीं सकते तब तक जब तक ये दुर्गंध यहाँ से मिट नहीं जाएगी, क्योंकि हम ये सहन नहीं कर सकते। वो ये सब बोलते हैं। जिस मकान मालिक आता है यहाँ पे देखता है और देखता है तो बोलते हैं कि मतलब सोचता है कि वाकई दुर्गंध तो आ रही है यहाँ से। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया था उसके फोन पर फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। बातचीत हो नहीं पा रही थी, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर सीधा घर जाते हैं और घर जाने के बाद वह कागजों को टटोलने लगता है। और उस किराएदार ने किराएनामा बनवाया था तो उसमें अल्टरनेट नंबर दिया था। अल्टरनेट नंबर, उसके नंबर के अलावा 2-3 नंबर और, जिसमें उसकी माँ का और एक नंबर बहन का भी दिया था। अब मकान मालिक जैसे ही दिए नंबर पर फोन करता है तो एक महिला फोन उठाती है, मीना राणा। और मीना राणा कौन होती है? उस लड़की की माँ होती है। और पूछा जाता है आपकी बेटी वह कई दिन से लापता है, बातचीत नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, आप आके देख सकते हैं। दरअसल ये जो मकान किराए पर दिया जाता है तो उसकी एक चाबी बेटी के पास, जिसने किराए पर लिया था, उसके पास होती है और एक माँ के पास होती है। फिर माँ और उसकी बहन, जिस लड़की ने मकान किराए पर लिया था उसकी बहन और माँ दोनों मकान पे पहुंचती है 21 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर 2024 का दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। दरवाजा खोला तो दरवाजे खोलते समय माँ और बेटी और आसपास के किराएदार भी होते हैं, क्योंकि सब लोग दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे देखने के लिए कि किस वजह से इसमें इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है। खोलते ही एक तरह की गैस बना हुआ था। तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर निकलती है तो लोगों का एक सेकंड भी रुकना दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ और बेटी अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद वो सीधा कमरे से बाहर निकलती है। इस बीच में मौके पर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है। कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, जितने जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अप्रिय घटना की सूचना मिलने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आती है। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर फॉरेंसिक टीम हो, सर्विलांस टीम हो, अब यहाँ टीमें आ जाती हैं। और आने के बाद पुलिस अंदर जाने के लिए लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश पर इतना जरूर कहा कि कत्ल करने वाला कोई घर का इंसान नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई बाहर का अनजान इंसान है। पुलिस ने अपने इरादे मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बोला है कि कत्ल करने वाला इंसान बाहर का ही है, यहाँ का नहीं है। पुलिस रात दिन बारीकी से इस केस पर जांच करती रही। पुलिस के दिमाग में एक नाम बिलक उठा था, मुक्ति। उन्हें उसी से जुड़ा एक सुराग मिला और कातिल के भाई का पता चल गया। और जिस कातिल की तलाश थी उसका परिवार भी मुंबई में ही रहता था, मुंबई में उनका घर था। और कातिल के भाई ने पुलिस को बताया, महालक्ष्मी के कत्ल के बाद मुक्ति मुझे बता रहा था कि मैंने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। मतलब जो कत्ल जिसने किया है वो अपने भाई को बता रहा होता है कि मैंने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, और जो उसका भाई होता है वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे भाई ने मुझे ये कहा है। उस लड़के का नाम होता है मुक्ति रंजन रॉय। आखिरकार कौन था मुक्ति रंजन रॉय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार दिया, सब पुलिस टीम को जानना था। इस पर पुलिस जांच शुरू कर दी तो पता चला मुक्ति उड़ीसा का रहने वाला एक लड़का था, वो उड़ीसा में रहता था। तभी पुलिस अलर्ट हो जाती है। उस केस पर इतना वो तफ्तीश करती है कि इतना तो उन्होंने जानकारी दे दिया था कि ये जिसने भी किया है ये कोई घर का नहीं है, रिलेटिव नहीं है, ये बाहर का है, अनजान व्यक्ति है। और जो उसका भाई होता है उसने यहाँ तक तो बता ही दिया था कि हाँ इसी ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है। मतलब पुलिस को इतनी जांच पड़ताल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि पता चल जाता है। लेकिन तभी पुलिस अलर्ट हो गई ये सोच के कि वो उड़ीसा में है। तभी एक चौंकाने वाली 25 सितंबर को एक खबर मिलती है जिसमें एक वृद्धक शहर में मुक्ति रंजन का शव मिलता है। मुक्ति सुसाइड कर लेता है। जब मुक्ति को पता चल जाता है कि मेरा जो खुलासा है मीडिया के सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया है, पुलिस वालों के सामने आया, सबके सामने आ गया, इसीलिए उसने अपना सुसाइड कर लिया। मुक्ति का एक सुसाइड नोट मिलता है। मुक्ति फंडी गांव का रहने वाला था। बेंगलुरु में
मुक्ति एक कपड़े की मॉल में काम करता था, उसी मॉल में जिसमें महालक्ष्मी काम करती थी। महालक्ष्मी काम करती थी ना एक कपड़े के मॉल में, उसी मॉल में मुक्ति काम करता और रहता है, लेकिन अभी उसका सुसाइड कर चुका है वो। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की जो गुथड़ी है उसको सुलझा दिया था। कातिल ने आत्महत्या कर ली थी। तो इसके बीच सवाल उठते हैं इन चीजों पर। रिश्ते, ऐसे रिश्ते जो अनजान में बन जाते हैं, जिन रिश्तों में प्यार की बातें कही जाती हैं, वो रिश्ते कुछ इस तरह टूटते हैं कि प्यार टुकड़ों में बढ़कर फ्रीज में मिलता है। तो मतलब इस टाइप से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे बचकर भी रहना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमारा इससे कोई आपको परेशान करने का कोई मतलब नहीं था, बस आपको ये जानकारी देना था और इस चीज का खुलासा करना था कि इसमें इसकी हत्या किसने की थी। तो आप लोग तो जान ही चुके हैं, इसमें मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या की थी और 59 टुकड़े करके उसको फ्रिज में बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हो कैसे प्यार टुकड़ों में बट जाता है।